हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मियोसिस के बारे में। मियोसिस क्या होती है, एक मियोसिस को रिडक्शन डिवीज़न क्यों कहा जाता है, इसके अंदर कौन कौन सी सब स्टेजेस हैं, मियोसिस किस तरह से माइटोसिस से सिमिलर है, किस तरह से डिफरेंट है, ये सब हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ये अहम है, कहाँ पर ये होती है, कैसे ये होती है, ये सारी की सारी चीज़ें आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो हर एक कॉन्सेप्ट आपका इस वीडियो से रिलेटेड क्लियर होगा। तो हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है मियोसिस। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी, जिसके अंदर 5.4 के अंदर एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस है, 5.3 के अंदर माइटोसिस है, ठीक है, तो आप उन वीडियोस को देख लें ताकि आपको आज की वीडियो को समझने में आसानी हो। तो मियोसिस को रिडक्शन डिवीज़न भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये मैं आपको बताती हूँ। पहले आपने ये समझना है कि मियोसिस एक्चुअली है क्या। मियोसिस इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीज़न। हम क्या कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि सेल को डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। तो सेल को डिवाइड करने की मियोसिस भी हमारे पास एक टाइप है, जिसके अंदर एक सिंगल सेल जो होता है वो डिवाइड होता है चार डॉटर सेल्स के अंदर, ठीक है। लेकिन जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो क्या हो जाता है, हाफ होता है हर डॉटर सेल के अंदर। अब मैं आपको समझाती हूँ। मैंने आपको माइटोसिस में बताया था कि हमारे पास एक पेरेंट सेल होता है, अगर उसके पास एक क्रोमोसोम है और डॉटर सेल्स के पास क्या होगा, वो दो कॉपीज़ बनाएगा और उसके जो डॉटर सेल्स होंगे उन दोनों के पास भी एक एक क्रोमोसोम वाला ही सेल जनरेट होगा। कैसे हो रहा था कि वो उसकी कॉपी बना रहा था, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली आइडेंटिकल कॉपी बना रहा था, तभी वो दोनों डॉटर सेल्स के अंदर एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स ट्रांसफ़र कर पा रहा था, ठीक है जी। तो कॉपी हमने कैसे बनाई थी, उसकी जो क्रोमोसोम था उसकी क्रोमोटिड्स को हमने उसके फेजेस के अंदर हमने अलग होते हुए देखा था और हर क्रोमोटिड को हमने एक एक क्रोमोसोम का नाम दिया था, ठीक है। ये तो था माइटोसिस का सीन। तो मियोसिस के अंदर क्या हो रहा है, मियोसिस के अंदर कहा जा रहा है कि अगर एक हमारे पास जो है वो पेरेंट सेल है, ठीक है, वो क्या करेगा, डिवाइड होगा। ये फॉर एग्जांपल अगर हमारा पेरेंट सेल है तो ये डिवाइड होगा चार सेल डॉटर सेल्स के अंदर। एक सेल नहीं होगा, दो सेल नहीं होंगे, तीन नहीं होंगे, बल्कि चार डॉटर सेल्स होंगे। और अगर फॉर एग्जांपल इसके पास दो क्रोमोसोम थे तो इसकी जो जितने भी डॉटर सेल्स होंगे उनके अंदर एक 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 क्रोमोसोम होगा। मतलब कि क्रोमोसोम्स की तादाद क्या हो जाएगी, डॉटर सेल्स में हाफ हो जाएगी और पेरेंट सेल से जो कॉपीज़ बनेंगी वो चार हो जाएंगी। क्योंकि पेरेंट सेल के अंदर जो क्रोमोसोम की तादाद है वो डबल है, मतलब कि जो डॉटर सेल्स हैं उनके पास हाफ है हमारे पास क्रोमोसोम्स। तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या हो रहे हैं, मतलब डबल से एक चीज़ हाफ़ हो रही है, या हम कह सकते हैं एक पूरी चीज़ है उससे वो चीज़ हाफ़ हो रही है, मतलब टू से वो चीज़ वन हो रही है, तो उसे हम कहते हैं कि वो क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। इसलिए ऐसे रिडक्शन डिवीज़न भी कहा जाता है। तो मियोसिस हमारे पास क्या है, सेल डिवीज़न की वो टाइप है जिसके अंदर क्या हो रहा होता है, चार डॉटर सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बन रहे होते हैं, और जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो हर डॉटर सेल के अंदर पेरेंट सेल के मुकाबले में हाफ होता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो पेरेंट सेल होता है वो क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। ये जो टर्म्स मैं यूज़ कर रही हूँ ये आपने अभी से याद करना स्टार्ट कर देनी है। हमारे पास मियोसिस के अंदर जो पेरेंट सेल होता है वो डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड का मतलब होता है 2n। और जो हमारे पास इसमें से जो डॉटर सेल्स बनते हैं वो क्या होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं, HAPLOID, ठीक है। मतलब कि सिंगल n, मतलब कि क्या हुआ कि जो पेरेंट सेल हैं उनके पास क्या थे, डबल थे क्रोमोसोम्स, और जो डॉटर सेल्स हैं उनके पास हाफ हो गए। तो हमने कहा कि हमारे पास मियोसिस सेल डिवीज़न की वो टाइप होती है जिसके अंदर जो पेरेंट सेल जो होता है वो कॉपीज़ बनाता है। कितनी कॉपीज़ बनाता है, कितनी पार्ट्स में डिवाइड होता है, चार पार्ट्स में डिवाइड होता है। मतलब एक पेरेंट सेल चार डॉटर सेल्स में डिवाइड होगा और हमारे पास जो क्रोमोसोम का नंबर होगा डॉटर सेल्स के अंदर वो पेरेंट सेल के मुकाबले में हाफ होगा। पेरेंट सेल को हमने कहा कि वो डिप्लॉयड होगा, मतलब कि 2n, छोटा स्मॉल n लिखते हैं, ठीक है। और जो डॉटर सेल्स होंगे वो सारे के सारे हैप्लॉयड होंगे, मतलब कि n होंगे, ठीक है। तो इन एनिमल मियोसिस टेक्स प्लेस इन जर्म सेल टू प्रोड्यूस गैमेट्स। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के सेल होते हैं, एक होते हैं सोमेटिक सेल्स और एक होते हैं जर्म सेल्स। तो हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, हमारी जितनी भी स्किन है, हमारी जितनी भी कंप्लीट बॉडी है, वो सारी की सारी बॉडी हमारी बनी हुई होती है सोमेटिक सेल से। लेकिन जो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं वो बने हुए होते हैं जर्म सेल से। तो जर्म सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। गैमेट्स क्या होते हैं, हमारे पास
स्पर्म एंड एग्स होते हैं। मेल के अंदर जो स्पर्म होते हैं और फीमेल के अंदर एग होते हैं, ठीक है। इसी तरह से इन टर्म्स को प्लांट्स के लिए भी यूज़ किया जाता है, एनिमल्स के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। वेयर इज़ इन प्लांट इट टेक्स प्लेस इन स्पोर मदर सेल्स, ठीक है, टू प्रोड्यूस स्पोर्स। मदर्स मतलब हमारे पास क्या होते हैं, इसी तरह से जब हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि उसमें गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास जब प्लांट्स होते हैं तो उनके अंदर गैमेट्स नहीं बनते, उनके अंदर मदर स्पोर सेल्स या स्पोर मदर सेल्स बनते हैं, ठीक है। SMC बनते हैं, स्पोर मदर सेल्स, ठीक है। सिंपली स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। और उसमें से स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, तो उनके ज़रिए क्या होती है, मियोसिस होती है, ठीक है। प्लांट्स का कंप्लीट मियोसिस का अलग प्रोसेस है और एनिमल्स का कंप्लीट अलग प्रोसेस है, और क्योंकि उनके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, तो डिफरेंट मेथड्स के थ्रू प्रोसेस हो रहा होता है। लेकिन ये जो मैंने आपको एक बेसिक चीज़ बताई कि पेरेंट सेल जो होगा वो 4 डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड होगा। पेरेंट सेल के मुकाबले में जो डॉटर सेल्स होंगे उनके अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ होगा, इसलिए हमने इसे रिडक्शन डिवीजन बोला है। तो ये चीज़ सबके अंदर क्या रहेगी, कॉमन रहेगी। अब मैं आपको इसको डिटेल में समझाने वाली हूँ, कंसंट्रेशन के साथ सुनिएगा। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगे वो अभी मत लिखिएगा, अभी सिर्फ अपनी लिसनिंग पावर को यूज़ करते हुए हर एक चीज़ को सुनने की कोशिश कीजिएगा, देखने की कोशिश कीजिएगा, फिर अगेन इस वीडियो को चलाकर लिखिएगा। क्योंकि अगर आप अभी लिखने बैठ गए तो फिर आप सिर्फ लिखते ही रहेंगे, उसको मेमोराइज़ और दिमाग में समझने में आपका ज़्यादा दिमाग नहीं चलेगा। तो अब हमारे पास कुछ इवेंट्स हो रहे होते हैं मियोसिस के अंदर, ठीक है। जैसे हमने माइटोसिस में देखा था कि उसके कुछ फेजेस थे, इसी तरह से मियोसिस के अंदर भी हमारे पास क्या होते हैं, कुछ इवेंट्स होते हैं, कुछ फेजेस होते हैं। तो हमारे पास जो मियोसिस है वो 2 तरह के डिवीजन्स के अंदर डिवाइड होती है। एक होती है मियोसिस 1, दूसरी होती है मियोसिस 2, ठीक है। विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 हेप्लॉइड सेल्स। मतलब पहली दफ़ा सेल डिवाइड होगा 2 डॉटर सेल्स के अंदर, फिर वो सेल डिवाइड होगा फर्दर 2 डॉटर सेल्स के अंदर। इस तरह से क्या हो जाएंगी, 4 हमारे पास हेप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस होंगे। इनडायरेक्टली हमसे ये कहा जा रहा है कि हमने 4 हेप्लॉइड सेल्स ही प्रोड्यूस करने हैं। हेप्लॉइड सेल्स का मतलब क्या है कि जो पेरेंट सेल होगा उसके मुकाबले में डॉटर सेल के अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। अब मियोसिस 1, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, ठीक है। पहली मियोसिस 1 जिसे हम कह रहे हैं, उसके अंदर क्या होता है, तो हमने कहा कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज़ द रिडक्शन डिवीजन। ये वो डिवीज़न है जिसके अंदर रिडक्शन का फेज़ होगा, मतलब कि रिड्यूस हो जाएगा। क्या रिड्यूस हो जाएगा, क्रोमोसोम का नंबर। कैसे रिड्यूस हो जाएगा वो हम देखेंगे। सो ड्यूरिंग विच क्रोमोसोम नंबर इज़ रिड्यूस्ड टू हाफ। ये वो फेज़ है जिसके अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर जो होता है डॉटर सेल्स के अंदर पेरेंट सेल्स के मुकाबले में हाफ हो जाता है। हमारे पास स्टेजेस अभी भी वही होंगी। उसके हमने देखा था कि हमारे पास वहाँ पे कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस हो रही थी, लेकिन ये उससे पहले भी मतलब फर्दर 2 डिवीजन्स के अंदर डिवाइड है। पहले हमारे पास मियोसिस 1 होगी, फिर मियोसिस 2 होगी। पहले हम क्रोमोसोम्स को रिड्यूस करेंगे हाफ, फिर हम उसकी कॉपीज़ बनाएंगे, ठीक है। जब बाद में हम उसकी कॉपीज़ बनाएंगे तो बिल्कुल वैसे ही प्रोसेस होगा। जो मियोसिस 2 होगी वो बिल्कुल ऐसे ही होगी जैसे कि हमने माइटोसिस देखी थी, एग्जैक्टली वैसे की वैसी ही कॉपी पेस्टेड सीन हमारे पास होगा, ठीक है। लेकिन जो मियोसिस 1 है उसको हमने बहुत गौर से, बहुत सब्र से हमने समझना है। उसके अंदर भी सब स्टेजेस हमारे पास सेम ही है। प्रोफेस होगी, मेटाफेस होगी, एनाफेस होगी एंड टीलोफेस होगी। लेकिन सबके आगे हमने 1 लगाना है क्योंकि पहले मियोसिस 1 हो रही है, फिर मियोसिस 2 हो रही है। क्योंकि जब मियोसिस 2 होगी फिर उसके अंदर प्रोफेस 2, मेटाफेस 2, एनाफेस 2 एंड टीलोफेस 2 होगी। लेकिन उसके अंदर जो सारे के सारे सीन हो रहे होंगे, मतलब जितने भी उसके अंदर इवेंट्स अकर हो रहे होंगे, जितने भी प्रोसेसेस हो रहे होंगे, वो सारे एग्जैक्टली वही होंगे जो हमने माइटोसिस के अंदर देखे थे, ठीक है। अब है सबसे पहले प्रोफेज़ 1। प्रोफेज़ 1 हमने बहुत सिंपल देखा था माइटोसिस के अंदर, लेकिन क्योंकि ये मियोसिस 1 का हमारे पास प्रोफेज़ 1 है तो ये हमारे पास सबसे लॉन्गेस्ट फेज़ होता है मियोसिस का। इसकी फर्दर 5 सब स्टेजेस होती हैं। बहुत गौर से समझना है क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड है, ठीक है। तो हमने इसको फर्दर सब डिवाइड कर दिया है 5 सब स्टेजेस के अंदर। पहली है लिप्टोटीन, फिर है जाइगोटीन, फिर है पेकाइटीन, फिर है डिप्लोटीन, फिर है डाइकनेसिस। तो ये 5 हमारे पास मुश्किल नाम हैं, इनको हमने एक एक करके क्या करना है, समझना है।
लेप्टोटीन सबसे पहली स्टेज है हमारे पास प्रोफेज 1 मियोसिस 1 की। ये क्या है? ड्यूरिंग दिस सब स्टेज फॉलोइंग चेंजेस अकर, इस सब स्टेज में ये चेंजेस होंगी। द क्रोमेटिन नेटवर्क ब्रेक्स इनटू स्पेसिफिक नंबर ऑफ लॉन्ग थ्रेड बीडेड थ्रेड कॉल्ड लेप्टोटीन। ईच थ्रेड हैज़ 2 मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर लेप्टोटीन इन ईच सेल कॉल्ड होमोलोगस स्ट्रक्चर। हमने कहा कि हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, जब सेल इंटरफेज में होता है, इससे पहले भी सेल इंटरफेज में जाएगा, मियोसिस होगी या माइटोसिस होगी, सब दोनों से पहले सेल इंटरफेज में जाएगा। इंटरफेज की सारी स्टेजेस जो कि हमने देखी थी वो कवर करने के बाद सेल या तो माइटोसिस में जाता है या मियोसिस में जाता है, डिपेंडिंग ऑन दी सेल टाइप, कि सेल हमारी टाइप कौन सी है। तो मैंने आपको बताया कि सेल की टाइप्स 2 होती हैं, सोमेटिक सेल्स होते हैं या फिर जर्म सेल्स होते हैं। सोमेटिक सेल्स हमारे सारे बॉडी के स्ट्रक्चर्स, ऑर्गन्स, एवरीथिंग बना रहे होते हैं एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बनाने के लिए जर्म सेल्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जहाँ पे मियोसिस हो रही है। ठीक है जी। अब मियोसिस का जो हमारे पास मियोसिस 1 है, उसका जो प्रोफेज 1 है, उसके अंदर 5 सेल स्टेजेस हैं। तो यहाँ पर सेल डिवाइड होने के लिए आ गया है। तो अब सेल को डिवाइड होना है, तो इससे पहले जब वो इंटरफेज में था तो वो क्या था? क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में था। ठीक है। तो अब ये क्रोमेटिन मटेरियल क्या होगा कि ये टूटना शुरू हो जाएगा। लाइक एक इतना हिस्सा टूटा, एक इतना हिस्सा टूटा, एक इतना टूटा, एक इतना टूटा। ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक हिस्सों में टूटना शुरू हो गया है। तो हमने बोला कि जो क्रोमेटिन नेटवर्क होगा वो स्पेसिफिक नंबर ऑफ लॉन्ग थ्रेड्स के अंदर क्या हो जाएगा? टूटना शुरू हो जाएगा। और ये ऐसे थ्रेड्स होंगी जैसे तस्बीह के दाने होते हैं, मतलब इनके अंदर कुछ ना कुछ बीडेड अपीयरेंस होगी। बीडेड मतलब जैसे आपने देखा होगा तस्बीह का दाना, फिर उसके अंदर बीड्स लगे हुए होते हैं। तो मतलब कहीं से वो मोटा होगा, कहीं से वो बिल्कुल पतला होगा। ऐसी अपीयरेंस वाले धागों के अंदर वो टूट जाएंगे। और ऐसी अपीयरेंस जिसको बिल्कुल तस्बीह के दानों के जैसी जिसकी अपीयरेंस होती है, इसे हम कहते हैं लेप्टोटीन। ठीक है। अब इसकी क्या होंगी? ईच थ्रेड हैज़ 2 मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर लेप्टोटीन, मतलब कि इसकी क्या होंगी? इस तरह से हमारे पास, या मैं ऐसे आपको दिखा देती हूँ, इतनी बिल्कुल पतली पतली हमारे पास क्या होंगी? 2 थ्रेड्स होंगी। और ये मॉर्फोलॉजिकली मैंने आपको बताया था, मॉर्फोलॉजिकली का मतलब होता है कि एक्सटर्नल अपीयरेंस दोनों की सिमिलर होगी, लेकिन ये कैसी होंगी? बीडेड होंगी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बीडेड बनाने की कोशिश करती हूँ। अगर हम मुझसे ऐसे बन जाए तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर दे देती हूँ उसको। तो ये क्या होंगी? बीडेड अपीयरेंस दे रही होंगी, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगी। ठीक है। इसलिए हम कहेंगे कि इनका होमोलॉगस स्ट्रक्चर होगा। होमो मीन्स सेम, लॉगस मीन्स स्ट्रक्चर। ठीक है। तो इनका स्ट्रक्चर क्या होगा? सेम होगा। यहाँ तक क्लियर हो गई ये बात, आई होप। तो हमने देखा कि लेप्टोटीन हमारे पास वो स्टेज होगी जिसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल जो होगा वो क्या हो जाएगा? फ्रेगमेंट्स के अंदर टूटना शुरू हो जाएगा। और वो फ्रेगमेंट्स कैसे होंगे कि वो कहीं से मोटे होंगे, कहीं से बिल्कुल पतले होंगे। ठीक है। और वो 2 हिस्सों में होंगे। ठीक है। जैसे ये मैंने 2 हिस्से बनाए हैं, ऐसे वो 2 हिस्सों में होंगे। और वो क्या होंगे? मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे, मतलब उनकी एक्सटर्नल अपीयरेंस बिल्कुल सेम होगी, मतलब उनका स्ट्रक्चर क्या होगा? सेम होगा। ठीक है। फिर क्या होगा कि इस स्टेज को हम कहेंगे कि ये लेप्टोटीन स्टेज है। और ये बिल्कुल ऐसे क्रोमोसोम इसमें दिख रहे होंगे जैसे कि तस्बीह के दाने। अब मैं इसको रिमूव कर देती हूँ और हम आ जाते हैं स्टेज नंबर 2 पे, जो कि है हमारे पास जाइगोटीन। ठीक है। ड्यूरिंग दिस सब स्टेज द होमोलॉगस स्ट्रक्चर, जो कि सिमिलर इन स्ट्रक्चर थे, वो क्या होंगे? विच कम्स फ्रॉम द मदर बाय ओवम एंड बाय फादर by sperm are attracted towards each other and their lengthwise pairing takes place। तो जब हमारे पास क्या हो रही होती है? मियोसिस हो रही होती है ना, तो ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेल है, इसके अंदर क्या हो रही है? मियोसिस हो रही है। तो क्या होता है कि एक जो हमारे पास ये जो क्रोमेटिन मटेरियल वाला जो हमारे पास बनने के बाद जो लेप्टोटीन स्टेज में जो बना है, एक हमारे पास मदर से आया है, एक फादर से आया है। ठीक है। एक मदर से आया है, एक फादर से आया है। मदर से कहाँ से आया है? ओवम के ज़रिए आया है, मतलब एग के थ्रू आया है। एक फादर से आया है, दैट मीन्स वो स्पर्म के थ्रू आया है। ठीक है। अब ये क्या करेंगे कि ये जो होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स थे जो कि सिमिलर इन स्ट्रक्चर हैं, ये क्या करेंगे? जो कि एक मदर से आया है, एक फादर से आया है, ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे और क्या करेंगे? लेंथ वाइज पेयरिंग करेंगे। मतलब कि ये हमारे पास क्या है? एक हमारे पास क्या है? क्रोमोसोम है। ये हमारे पास दूसरा क्रोमोसोम है। ये लेंथ वाइज एक दूसरे के साथ पेयर बना लेंगे, मतलब एक इसका पेयर और एक इसका पेयर। ठीक है। द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज नॉन एज साइनेप्सिस वाइल द पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम आर कॉल्ड बाइवेलेंट। ये जो
लेंथ वाइज, मतलब कि लेंथ वाइज पेयर बना लेंगे, ठीक है। मतलब लॉन्ग हमारे पास क्या होंगे, वर्टिकल पेयर्स बना लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये पेयर्स बना के दिखाएं, एक मदर की तरफ से, एक फादर की तरफ से। अब इन पेयर्स बनने को, द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, इनको बोलेंगे कि ये क्या है, ये क्या है, हमारे पास साइनेप्सिस है, ठीक है। अब जो पेयर्ड क्रोमोसोम जब वो बन चुके होंगे तो हम उन्हें कहेंगे कि ये बायवैलेंट है। बायवैलेंट क्यों है ये, वो इसलिए है बायवैलेंट क्योंकि वो क्या है हमारे पास, वो सिंपली हमारे पास क्या है, दो हैं। बाय का मतलब होता है टू। तो अब हमने देखा कि लिप्टोटीन हमारे पास वो स्टेज थी जिसके अंदर क्रोमोसोम जो थे, जो हमारे पास क्रोमेटिन नेटवर्क था, वो क्या हो गया था, ब्रेक हो गया था लॉन्ग थ्रेड्स के अंदर, और वो बीडेड अपीयरेंस दे रहा था जैसे तस्बीह के दाने हो, जो कि ईच हमारे पास जो थ्रेड जो थी उसके पास क्या थी, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर लिप्टोटीन इन ईच सेल थे। मतलब कि क्या थे कि स्ट्रक्चर में सिमिलर दिखने वाले हमारे पास क्या थे, हमारे पास स्ट्रक्चर्स थे जिनको हमने कहा था कि ये लिप्टोटीन हैं, तस्बीह के दानों की तरह हैं, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर क्या था, सेम था, मतलब होमोलोगस था। फिर हमने देखा जाइगोटीन के अंदर, एक हमने देखा कि हमारे पास मदर से आता है और दूसरा हमारे पास क्या आता है, फादर से आता है मियोसिस के अंदर। क्योंकि यहाँ पे दो जो होते हैं मियोसिस के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, दो पेरेंट सेल इन्वॉल्व होते हैं, तब जाके वो क्या कर रहे होते हैं, एक हमारे पास सिंपली क्या कर रहे होते हैं, एक वो बना रहे होते हैं, गैमेट बना रहे होते हैं, ठीक है। वो क्या करेंगे, लेंथ वाइज पेयरिंग करेंगे। उन लेंथ वाइज पेयरिंग को हम कहेंगे कि साइनेप्सिस हो रही है, और जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स होंगे हमारे पास जो कि स्ट्रक्चर में सिमिलर होंगे उनको हम कहेंगे बायवैलेंट। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं मियोसिस को। इसके अंदर इतना शो नहीं किया गया कि मैं आपको दिखाऊं, आगे भी कोई डायग्राम नहीं है, वरना मैं आपको दिखाती तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाता, ठीक है। फिर है दिस साइनेप्टिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ईच बायवैलेंट डिक्रीजेज एंड द क्रोमोसोम्स अनकॉइल एंड सेपरेट। अब क्या हो जाएंगे, ये जो फॉर एग्जांपल ये एक क्रोमोसोम था, इनके दरमियान में क्या हो जाएगी, यहाँ से जहाँ से ये एक दूसरे के साथ अटैच है, ये क्या होना शुरू हो जाएगी, इनके दरमियान में अट्रैक्शन कम होना शुरू हो जाएगी, और ये एक दूसरे के साथ अनकॉइल होकर सेपरेट होने लग जाएंगे, ठीक है। तो द सेपरेशन अभी भी इनकम्प्लीट होगी, किसी किसी जगह से ये क्या होंगे, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, ईच होमोलोगस क्रोमोसोम स्प्लिट्स लॉन्गिट्यूडनली एक्सेप्ट इन दी सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर के अलावा हर जगह से वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, ठीक है। नाउ ईच बायवैलेंट इज़ कम्पोज ऑफ 4 क्रोमेटिड्स एंड देयरफॉर इज़ नॉन एज बायवैलेंट टेट्राड। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये जो क्रोमोसोम्स होंगे उसकी 4 क्रोमेटिड बन जाएंगी। 4 क्रोमेटिड की होने की वजह से हम इसे कहेंगे या तो ये बायवैलेंट है या ये टेट्राड है। मतलब कि है इसके पास क्रोमोसोम्स 2, लेकिन इसकी क्रोमेटिड्स मतलब कि इसकी सब डिविजन्स जो होती हैं, क्योंकि एक क्रोमोसोम के पास हमने देखेंगे कि 2 क्रोमेटिड्स थी, तो हमारे पास अब 4 क्रोमेटिड्स हैं, लेकिन क्रोमोसोम एक ही, क्योंकि वो सब डिवाइड हो गया है, लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड हुआ है, इस तरह से वो डिवाइड हुआ है, ठीक है। तो अब उसकी 4 आर्म्स बन चुकी हैं, तो हम कहेंगे ये क्या है, बायवैलेंट टेट्राड है। तो द साइनेप्टिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हमने बोला कि दोनों बायवैलेंट्स के अंदर डिक्रीज़ होने की वजह से दोनों एक दूसरे के साथ सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे, और क्या करेंगे, एक से ज़्यादा पॉइंट से क्या होंगे, स्टिल अभी भी ये कांटेक्ट में होंगे, और उन पॉइंट्स को हम काइज़मेटा कहेंगे, ठीक है। और ये क्या होंगे, अभी भी सेंट्रोमेयर से एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, लेकिन अब इनकी क्या हो गई है, 4 पार्ट्स के अंदर, 4 क्रोमेटिड्स के अंदर डिवाइड हो गई हैं, लेकिन लाइक 2 ऊपर से 2 नीचे से, और बीच में क्या है हमारे पास सेंट्रोमेयर है। तो हम क्या कहेंगे कि अब क्या है कि ये टेट्राड है, ठीक है, बायवैलेंट टेट्राड है ये हमारे पास, ठीक है। अब मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। डिप्लोटीन, द होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक्सचेंज देयर पार्ट्स ऑफ क्रोमेटिड एट काइज़मेटा। तो जो काइज़मेटा होता है ना, जहाँ से वो स्टिल अभी कांटेक्ट में है, वहाँ पर क्या करेंगे, एक क्रोमेटिड दूसरी क्रोमेटिड के साथ कुछ ना कुछ मटेरियल एक्सचेंज कर देती है, ठीक है। उस मटेरियल एक्सचेंज करने की वजह से क्या होता है कि एक क्रोमेटिड फादर से आई थी, एक क्रोमेटिड मदर से आई थी, तो अब जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई, मतलब मटेरियल एक्सचेंज हुआ, तो वहाँ पे क्या होती हैं, वेरिएशंस जनरेट होती हैं, क्योंकि थोड़ा सा मदर वाला पार्ट चला जाएगा फादर के अंदर, फादर वाला पार्ट चला जाएगा मदर के अंदर। तो अब वो जो उस एक्सचेंजिंग होने की वजह से जो क्रोमेटिड बनेगी और वो किसी डॉटर सेल के अंदर क्रोमोसोम जाएगा, तो वो वेरिएशंस प्रोड्यूस करेगा। तो वो एग्जैक्टली अब ना मदर जैसा बनेगी हमारे पास जो कॉपी बनेगी, ना वो फादर जैसी बनेगी, बल्कि वो दोनों जैसी होगी,
तो द होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक्सचेंज देयर पार्ट्स ऑफ क्रोमेटिड एट काइजमेटा। काइजमेटा वो पॉइंट था जहाँ से वो स्टिल अभी इन कॉन्टैक्ट थे, ठीक है, पैकाइटीन स्टेज के अंदर। अब डिप्लोटीन के अंदर वो उसी पॉइंट पे क्या करेंगे, एक कुछ ना कुछ एक्सचेंज करेंगे अपना पार्ट, और जो सेगमेंट को एक्सचेंज कर रहे होते हैं क्रोमेटिड्स काइजमेटा के ऊपर दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम, उसे हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर इज़ द मेन रीज़न ऑफ वेरिएशंस इन ऑफस्प्रिंग, ठीक है। अब है डायग्नेसिस। ड्यूरिंग दिस सब स्टेज न्यूक्लियोलाई एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स आर डिसअपियर्ड, जैसे हमने पहले भी प्रोफेज में देखा था। अब वो वाले सारे सीन होना स्टार्ट हो जाएंगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो डिसअपियर हो जाएगी। जो माइटोटिक अपैरेटस या फिर जो स्पिंडल फाइबर्स थी वो निकलना शुरू हो जाएंगी। एंड काइजमेटा मूव्स फ्रॉम द सेंट्रोमेयर टूवर्ड्स द एंड ऑफ द क्रोमोसोम लाइक अ जिपर। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास सेंट्रोमेयर था, तो अब काइजमेटा यहाँ से मूव करके बिल्कुल एंड तक आ जाएगा और ऐसे मूव करेगा जैसे जिप की तरह। फॉर एग्जाम्पल इन दोनों को लाइक बंद करते हुए, ठीक है। मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको इजीली इस तरह से लाइक अ जिप, ठीक है। तो हमने अभी क्या देखी, प्रोफेज 1 देखी हमने, ठीक है। प्रोफेज 1 के अंदर हमने क्या पढ़ा, प्रोफेज 1 के अंदर हमने 5 सब स्टेजेस पढ़ी। इसको मैंने अभी आपको समझा दिया है, ठीक है। अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें, ताकि मैं उसके अंदर एक एक क्रोमोसोम आपको शो करूँ कि किस तरह से ये लेंथ वाइज पेयरिंग हो रही है, किस तरह से क्रॉसिंग ओवर हो रही है, किस तरह से सेगमेंट एक्सचेंज हो रहा है। तो उसके लिए आपको दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी और वो मैं ज़रूर बनाऊँगी, और इसी वीडियो के बाद मैं इसको अपलोड करूँगी। तो आपने वो वीडियो ज़रूर देखनी है, ठीक है। आप कोशिश कीजिएगा वो वीडियो इस स्टेज पर स्टॉप करके पहले वो वीडियो देखें, फिर आप आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करें, ठीक है। अभी मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसको डायग्रामेटिकली आपको अच्छे से समझाऊंगी, क्योंकि इसके अंदर आपकी कोई इतनी ख़ास डायग्राम नहीं बनी हुई, क्योंकि आप लोग 9th क्लास के हैं, इसलिए शायद सिर्फ सुपरफिशियल बातें लिखी हुई हैं, तो आपको इतना क्लियरली समझ नहीं आएगा कि किस तरह से साइनेप्सिस बन रहे हैं, किस तरह से हम उनको बाइवेलेंट कह रहे हैं, किस तरह से वो टेट्राड बन रहे हैं, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ काइजमेटा इज़ नॉन एज टर्मिनलाइजेशन। वो जो जिप लाइक मूवमेंट मैंने आपको समझाई उसे हम टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। सो एट द एंड ऑफ डायग्नेसिस क्रोमेटिड्स इज स्टिल रिमेन कॉम्पैक्टेड एट देयर एंड्स। तो हमने देखा कि जो क्रोमेटिड की जो एंड होती है, ये फॉर एग्जांपल 2 क्रोमेटिड हैं, ये यहाँ से सेंट्रोमेयर के थ्रू अटैच्ड है, तो ये अभी भी कॉम्पैक्टेड होंगी अपनी एंड्स पे, मतलब कि घनी होंगी, ठीक है। किस तरह से होंगी, क्योंकि जो काइजमेटा था वो एंड की तरफ ही मूव करते हुए आ गया है, तो मूव करते करते वो जो एंड्स हैं वो क्या हो गई हैं, थिक हो गई हैं, कॉम्पैक्टेड हो गई हैं। फिर हमारे पास प्रोफेज़ 1 के बाद आती है मेटाफेज़ 1। अब मेटाफेज़ 1 में क्या होगा, द बाइवेलेंट लाइन अप एट द इक्वेटोरियल प्लेन। पहले भी हमने देखा था कि माइटोसिस के अंदर कि उन्होंने क्या किया था, इक्वेटोरियल प्लेन पे खुद को अरेंज किया था, अब भी ऐसे ही होगा। सो द सेंट्रोमेयर ऑफ ईच क्रोमोसोम अटैचेज द सेम फाइबर्स ऑफ स्पिंडल। हमने देखा था कि सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें से स्पिंडल फाइबर्स निकलती हैं जो कि क्या करती हैं, सेंट्रोमेयर पे जाके अटैच हो जाती हैं। अटैच होके फिर एनाफेज के अंदर वो क्या करती हैं, होमोलोगस पेयर्स जो होते हैं, अब यहाँ पे होमोलोगस पेयर हैं मतलब कि बाइवेलेंट्स हैं, उनको क्या करती हैं, सेपरेट करवाना स्टार्ट कर देती हैं। कैसे सेपरेट करवाना स्टार्ट कर देती हैं कि ऑपोजिट पोल्स की तरफ उनको पुल करती हैं, पुल करते हुए अट्रैक्ट करती हैं, और जो स्पिंडल फाइबर्स की साइज़ होती है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। तो पहले वो इक्वेटोरियल प्लेन पे थी, अब वो पोल्स की तरफ खिंचना शुरू हो गई हैं। लेट मी शो यू, ये वाली चीज़ आपके इसमें दिखाई गई है बुक के अंदर, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये आपको दिखाया गया है कि किस तरह से इक्वेटोरियल प्लेन के अंदर इन्होंने एक दूसरे को अरेंज किया है, मेटाफेज। और ये आपको दिख रहा होगा कि एक हमारे पास ब्लू कलर के क्रोमोसोम्स हैं, एक डार्क ब्लू कलर के क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। लेकिन एक ही क्रोमोसोम के अंदर आपको दिख रहा होगा कि ये तो सिर्फ ब्लू है, ये सिर्फ ब्लू है, मतलब ये डार्क ब्लू है, ये लाइट ब्लू है, ठीक है। लेकिन इन दोनों के अंदर क्या है, दोनों की प्रॉपर्टीज़ हैं, थोड़ा ब्लू भी है और थोड़ा डार्क ब्लू भी है, नीचे वाला भी। लेकिन ये वाला ज़्यादा लाइट ब्लू है, ये वाला ज़्यादा क्या है, डार्क ब्लू है। तो इससे ये हमें शो हो रहा है कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई है, दैट्स वाई वेरिएशंस प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे देखा कि ये जो हमारे पास सेंट्रियोल्स थे, इसमें से जो स्पिंडल फाइबर्स निकल रही थी, उन्होंने क्या किया, इनको अपोजिट पोल्स की तरफ खींचना शुरू किया। ये इस तरफ मूव हो गए, ये इस तरफ मूव हो गए, ठीक है।
अब क्या हुआ है कि इस क्रोमोसोम के आप कलर देखें, इस क्रोमोसोम का आप कलर देखें, इसका भी देखें और इसका भी देखें, ये सारा ब्लू वाले हैं, ये सारे। तो ये सारी जो इसके अंदर अब कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी ये ऐसी अपीयरेंस शो करेंगे, और ये क्या करेंगे, मिक्स्ड अपीयरेंस शो करेंगे। ये भी मिक्स करेंगे, बट ज़्यादा कैसी करेंगे, लाइट ब्लू वाली, और ये ज़्यादातर क्या करेंगे, डार्क ब्लू वाली अपीयरेंस शो करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गई हैं, मियोसिस के अंदर वेरिएशंस आ गई हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा कि द एक्चुअल रिडक्शन अकर एट दिस स्टेज बिकॉज हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम मूव्स टूवर्ड ईच पोल। क्योंकि अब क्या हुआ है कि हाफ क्रोमोसोम दूसरे पोल की तरफ चला गया है, हाफ क्रोमोसोम दूसरे पोल की तरफ, मतलब हाफ क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स की तरफ चला गया है। तो हाफ एक तरफ, हाफ दूसरी तरफ। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हाफ होने की वजह से रिडक्शन जनरेट होती है। तो एक्चुअली अगर आपसे पूछा जाए तो रिडक्शन होती कौन सी फेज़ पर है, तो आप कहेंगे मियोसिस 1, एनाफेज़ 1। उसके अंदर एक्चुअली हमारे पास क्या होती है, रिडक्शन एक्चुअली होती यहीं पर है। ठीक है, मोर एवर एज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर द टू क्रोमेटिड ऑफ अ क्रोमोसोम डू नॉट रिजेंबल। अब क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होगा, ये दो जो क्रोमेटिड्स होंगी वो एक दूसरे से कहीं से मैच नहीं कर रही होंगी। इसी की वजह से क्या करेंगी, जेनेटिकली इनके अंदर वेरिएशंस प्रोड्यूस होंगी। अब है हमारे पास टीलोफेज। टीलोफेज 1 में क्या हो रहा है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है क्रोमोसोम्स के दरमियान में वो वापस से बनना शुरू हो जाएगी। जो क्रोमोसोम्स होंगे वो वापस से अनकॉइल होना शुरू हो जाएंगे, न्यूक्लियोलस वापस आना शुरू हो जाएगा। जो चीज़ें मतलब पहले गायब हुई थी प्रोफेज 1 की एंड में डायग्नोसिस के अंदर, वो वापस से आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, फिर क्या होगी, साइटोकाइनेसिस होगी। तो टीलोफेज में और मे नॉट बी अकम्प्लेंड बाय साइटोकाइनेसिस एंड डॉटर सेल्स फॉर्मेशन। ठीक है, तो क्या होता है कि समटाइम्स टीलोफेज 1 के बाद साइटोकाइनेसिस होती है, समटाइम्स नहीं होती है, क्योंकि ये प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1 ये सारी कहाँ हो रही है, न्यूक्लियस के अंदर हो रही हैं। तो ये कैरियोकाइनेसिस का पार्ट है। तो इसके बाद साइटोकाइनेसिस समटाइम्स होती है, समटाइम्स नहीं होती है। या तो डायरेक्ट ही हमारे पास मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाती है और 4 डॉटर सेल्स बन जाते हैं, या यहीं पर 2 सेल्स बन जाते हैं और 2 आगे जाके बन जाती है, तो टोटल 4 बन जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास सेकंड मियोटिक डिवीजन। इसको बहुत सुपरफिशियली पढ़ाऊंगी बिकॉज इट इज़ एक्जैक्टली सेम लाइक माइटोसिस वी हैड ऑलरेडी डिस्कस। ठीक है, सो द सेकंड मियोटिक डिवीजन इज़ एक्चुअली द माइटोटिक डिवीजन। खुद भी लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो सेकंड मियोटिक डिवीजन है वो हमारे पास बिल्कुल एक्जैक्टली सेम होती है जैसे कि माइटोसिस के अंदर हमने देखा था। हर सेल क्या होगा, अब वो हेप्लॉइड बन चुका है। हेप्लॉइड सेल की हमने आइडेंटिकल कॉपी बनानी है जैसे हमने माइटोसिस में देखा था। लेकिन मियोसिस 1 में क्या था, पहले डिप्लॉइड सेल था, उसने जो अपनी कॉपी बनाई थी वो हेप्लॉइड बनाई थी। अब उन हेप्लॉइड सेल्स की फर्दर 2 कॉपीज़ बनेंगी जो कि हेप्लॉइड ही होंगी, क्योंकि हमने आइडेंटिकली सेम ही रखना है, फर्दर इनको रिड्यूस नहीं करना। ठीक है, तो इसकी भी 4 स्टेजेस ही हैं हमारे पास। ठीक है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। अब यहाँ पे क्या है, मियोसिस 1 इंटू 2 डॉटर हेप्लॉइड सेल। इसको मैं लाइन को थोड़ा रिमूव कर दूँ, ये मुझे शो नहीं हो रहा। हाँ, तो फॉर्म्ड ड्यूरिंग मियोसिस। अब ये जो हेप्लॉइड सेल्स हमारे मियोसिस 1 के नतीजे में 2 बने थे। ठीक है, पहले एक पेरेंट सेल है जो कि डिप्लॉइड है, जिसके पास क्रोमोसोम्स का नंबर डबल है, उसमें से 2 सेल्स बनाए, उनको रिड्यूस करवा के। रिड्यूस इसलिए करवाए ताकि हर सेल के अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ सकें, क्योंकि एक जो गैमेट बनना है वो दो सेल्स के थ्रू बनना है। ठीक है, तो इसलिए हाफ नंबर ऑफ हमारे पास क्रोमोसोम्स होने चाहिए हर सेल के अंदर। तो हेप्लॉइड हमने बना दिया, 2 सेल्स बन गए। अब इन 2 में से फर्दर 2 और बनेंगे जो कि क्या होंगे हमारे पास, 2 हमारे पास क्या होंगे, हेप्लॉइड ही होंगे, क्योंकि अब उनकी हम कॉपी बनाने लगे हैं, ना कि हम उनको रिड्यूस करने लगे हैं। तो जैसे कि हमने माइटोसिस के अंदर हमने उनकी कॉपी बनाई थी, तो एग्जैक्टली हमने अब उनकी कॉपी बना देनी है। तो प्रोफेज 2 द स्पिंडल फाइबर्स बनना शुरू हो जाएंगी, आर फॉर्म्ड, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस क्या हो जाएगा, वो डिसअपियर होगा जैसे पहले हमने देखा था। और फिर मेटाफेज 2 के अंदर हमारे पास क्या होगा कि द क्रोमोसोम्स आर अटैच टू हाफ स्पिंडल फाइबर। फिर क्रोमोसोम्स स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू अटैच्ड होना शुरू हो जाएंगे, फिर ये इक्वेटोरियल प्लेन पे आ जाएंगे, और फिर क्या हो जाएंगे, जो हमारे पास जो स्पिंडल फाइबर्स होंगे वो सेंट्रोमेर्स के ऊपर अटैच होकर उनको ऑपोजिट पोल्स की तरफ खींचना शुरू कर देंगी। खींचते खींचते एनाफेज के अंदर वो उनको ऑपोजिट पोल पे ले जाएंगी। तो फिर क्या होगा कि ये मूवमेंट तब तक चलती रहेगी जब तक वो क्या हो जाएंगी, सेट ऑफ जो क्रोमोसोम्स होंगे वो हर एक मतलब ऑपोजिट पोल्स पर पहुंच ना जाएं।
ठीक है। फिर टीलोफेज के अंदर हमने देखा था कि क्या हो जाएगा, फिर वो अनकॉइल होना शुरू हो जाएंगे, जो क्रोमोसोम्स कॉइल्ड हो गए, क्रोमोसोम्स की शक्ल बनी थी, क्रोमेटिन मटेरियल ने बनाई थी, वो वापस क्या हो जाएंगे, क्रोमेटिन नेटवर्क की फॉर्म में आ जाएंगे। न्यूक्लियस हमारे पास बनना जो है वो वापस शुरू हो जाएगा, रीअपियर होना शुरू हो जाएगा, और न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है वो भी वापस आना शुरू हो जाएगी। फिर हमने बोला कि आफ्टर द कैरियोकाइनेसिस इन ईच हैप्लॉइड meiotic cell the karyokinesis cell division of cytoplasm occur and 4 haploid cells are formed। फिर क्या होगा, हमारे पास सिंपली इतना होगा कि कैरियोकाइनेसिस हो गई, फिर साइटोकाइनेसिस होगी, न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद जो साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड हो जाएगा। तो अगर ये प्लांट्स में हो रहा होगा तो मैंने बताया था कि सेल प्लेट बीच में बन जाएगी, एक बीच में फॉर्म, मतलब एक फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, प्लांट सेल है, तो बीच में एक प्लेट बनेगी, ये सेल इधर बन जाएगा, ये सेल इधर बन जाएगा, ठीक है। तो 2 सेल बन गए। और अगर एक एनिमल सेल है तो उसके अंदर ये यहाँ से खुद को धंसना शुरू कर देगा, ये खुद को यहाँ से धंसना शुरू करेगा, धंसते धंसते ये क्या करेंगे, ये इस तरफ चला जाएगा सेल, ये इस तरफ चला जाएगा, और 2 सेल्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। इस तरह से हमने देखा था। तो अब भी ऐसा ही प्रोसेस होगा। अब इसकी सिग्निफिकेंस को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाऊंगी आप लोगों को, और मियोटिक एरर भी देखेंगे, क्योंकि अगर मियोसिस के दरमियान होते होते कोई एरर आ जाए, कोई ख़राबी आ जाए, तो किस किस तरह की एबनॉर्मलिटीज़ जनरेट होती हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके बाद जो फ़ौरन बाद जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी वो आपकी कौन सी वीडियो होगी, इसकी कंप्लीट डायग्राम की होगी, जिसके अंदर मियोसिस 1 मियोसिस 2 आपको शो की गई होगी। आपको दिखाया जाएगा कि किस तरह से 4 जो है वो सेल्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, 4 डॉटर सेल्स जिनके पास जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो हाफ है। एक एक आपको क्रोमोसोम की शक्ल दिखाई जाएगी कि वो किस तरह से साइनेप्सिस के अंदर जा रहा है, किस तरह से वो बायोवेलेंस प्रोड्यूस कर रहा है, किस तरह से टर्मिनलाइजेशन हो रही है। तो एवरीथिंग आपको दिखाई जाएगी, समझाई जाएगी। तो आपने क्या करना है, उस वीडियो को ज़रूर देखना है। ये आपने सुपरफिशियली टर्म्स को समझ लिया, देख लिया, थ्योरी किस तरह से दिखनी है, सब समझ लिया। अब और फर्दर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपने वो नेक्स्ट वीडियो देखनी है। उसके बाद जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसके अंदर सिग्निफिकेंस होगी और मियोटिक एरर होंगे, कि अगर कोई ख़राबी आ जाए, मियोसिस इस तरह से ना हो, थोड़ी सी भी कोई ख़राबी आ जाए तो इंसानों के अंदर या एनिमल्स के अंदर या फिर प्लांट्स के अंदर किस तरह से एबनॉर्मलिटीज़ आती हैं, और उन एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से क्या होता है, बीमारियाँ जनरेट होती हैं। ठीक है। सो मैं कोशिश करूँगी कि इस चैप्टर को जल्दी से कंप्लीट करवा दूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ 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 से लाइक करें, अपने कम से कम 3 फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। डे एंड नाइट बहुत मेहनत कर रही हूँ, यूनिवर्सिटी जाने के बाद वीडियोज़ को बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोज़ को ज़रूर शेयर किया करें, और कमेंट्स में थोड़ी बहुत हौसला अफजाई कर दिया करें। ठीक है। अपना आप लोगों ने बहुत सारा ख्याल रखना है। डिस्क्रिप्शन को एक दफ़ा ज़रूर चेक कर लेना है। कैरियर काउंसिल से रिलेटेड, फर्स्ट ईयर इंटर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड है चैनल पर। आप लोग सेक्शंस को एक दफ़ा ज़रूर चेकआउट कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।